17 निकाल लो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। कहां से कहां तक ये चैप्टर डाल लो। तीन सौ तीन से लेकर 334 लिख लो इसके ऊपर। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में अध्याय 17 में कहां से कहां तक के प्रावधान किए गए हैं, तो लिख लो उस पे 303 से लेकर 334 तक। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं सब चैप्टर में चोरी के विषय में, तो यहाँ फिर से लिखो चोरी के विषय में कितनी धाराएं दी इन लोगों ने। 300 से लेकर 303 से लेकर 307 तक। तो अपन को याद बना रहेगा कि चोरी के विषय में प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में कहां से कहां तक किए गए हैं, 303 से लेकर 307 तक। अब भूलोगे नहीं कि चोरी से संबंधित धाराएं कौन सी हैं, ऐसे ऐसे याद कर लो टुकड़ों में। सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं चोरी की, महत्वपूर्ण डेफिनेशन है एग्जाम के लिए। इसकी उपधारा एक कह रही है कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, किसी का कब्जा होना चाहिए। स्वामित्व की बात नहीं कर रहे हैं, कब्जे की बात कर रहे हैं। तो जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना। अब दूसरा पॉइंट आ गया कि सामने वाले के कब्जे में से कोई चीज ले रहे हो और उसकी सहमति के बिना ले रहे हो। कोई जंगम संपत्ति, फिर आ गया तीसरा पॉइंट, संपत्ति कैसी होनी चाहिए, जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति। बेईमानी से, अब आ गया फिर से एक वर्ड आ गया, बेईमानी से अपन ने पढ़ा था डेफिनेशन में, एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित करता है, एक व्यक्ति को सदोष हानि करता है, तो यह कहा जाता है कि उस कार्य को बेईमानी से करता है। तो इंटेंशन कैसा है अपराधी का, बेईमानी पूर्ण इंटेंशन है। लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, जैसे ही हटा देते हो सामने वाले के कब्जे में से, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। तो इसके महत्वपूर्ण एलिमेंट याद कर लो कौन कौन से हैं। सामने वाले का कब्जा होना चाहिए, स्वामित्व की बात इन्होंने नहीं की। दूसरी बात, सामने वाले की सहमति के बिना। संपत्ति कैसी है, जंगम संपत्ति। इंटेंशन कैसा है, बेईमानीपूर्ण। जैसे ही आप बेईमानीपूर्ण इंटेंशन के साथ सामने वाले व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना जंगम संपत्ति लेने के लिए हटाते हो, तो हटाते ही क्या हो जाता है, चोरी का अपराध घटित हो जाता है। हटाने मात्र से भले ही नहीं ले जा पाए हो, ठीक है, जैसे कि जब पंखा लगा है, ठीक है, अब कमरे में कोई नहीं है, मैं आया धीरे से और मैंने जाके नट खोल के उतारा ही है, इतने में मैं पकड़ा हो गया, तो ये चोरी का प्रयत्न नहीं है, चोरी हो गई, ये हो गया क्लियर। स्पष्टीकरण एक, पहला स्पष्टीकरण देख लो क्या कह रहा है। जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है यानी भूमि से जुड़ी रहती है, चल संपत्ति न होने से यानी मूवेबल प्रॉपर्टी न होने से चोरी का विषय नहीं होती। तो अचल संपत्तियां क्या होती हैं, चोरी का विषय नहीं होती। किंतु जो ही वह भूमि से पृथक की जाती हैं यानी हटाई जाती हैं, अलग की जाती हैं, यानी अचल संपत्ति से किसी चीज को कहाँ बदल दिया तुमने, अब चल संपत्ति में, तो वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। हो गया क्लियर। स्पष्टीकरण दो, हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया जिससे पृथक्करण किया गया, तो सेपरेशन उसी कार्य के अकॉर्डिंग माना जाना चाहिए जो उसी कार्य द्वारा किया गया हो। पृथक्करण जैसे किया किसी चीज को, तो आपने क्या कर दिया, उस चीज को हटा दिया। जैसे ही एक चीज को दूसरी चीज से पृथक कर दिया, जैसे दीवार से लगा पंखा, नटों से कसा है, अब मैंने इसके नट निकाल दिए तो दीवार से पृथक कर लिया, तो ये हो गई चोरी। स्पष्टीकरण 3, कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है। बाधा कौन सी थी, जो नट लगे थे, जो उस चीज को हटाने से रोके हुए है, या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से अलग करता है, तथा जब वह वास्तव में उसे हटा देता है। स्पष्टीकरण 4 पे जाओ। वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा यानी किसी उपकरण द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है। अब आपने क्या कर दी, किसी जीव जंतु को हटा दिया। ऐसे कोई जीव जंतु का ऐसे खूंटे से रस्सी से बना था, तुमने क्या कर दी, उसकी रस्सी खोल दी, उस जीव जंतु को हटाता है, यह कहा जाता है। और यह कहा जाता है कि वह ऐसी प्रत्येक उस चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। अब कोई जीव जंतु ऐसे घोड़ा है और उस पर कोई का क्या रखा है, सामान रखा है, सोने चांदी का बॉक्स रखा है या कोई भी सामान रखा है, घोड़ा किसी ने बांध दिया रस्सी से, साइड से पेड़ से बंधा हुआ है, तुमने जैसी रस्सी हटाई तो घोड़ा वहां से चलना चालू कर देगा।
अब वो जो बॉक्स रखा है सोने का वो भी तो साथ साथ चलने लगेगा, तो वो भी क्या कर दी तुमने, एक तरीके से हटा दी चीज को। स्पष्टीकरण 5, इस धारा में वर्णित संपत्ति, संपत्ति गलत लिखा है, सहमति, सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगी। तो सहमति एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, इम्प्लाइड का मतलब समझते हो, तुम विरोध नहीं कर रहे किसी चीज का, चुपचाप देख रहे हो, मुंह हिला दिया। और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस उद्देश्य के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता हो दी जा सकती है। भले ही आपका कब्जा नहीं है, किसी दूसरे को सौंप गए, जैसे कि ये स्वामी अगर अपनी कोई चीज किसको दे गया, भानुप्रिया को दे गया कि भानुप्रिया तुम मेरी ये चीज को देखते रहना, मेरा ये सोने का बॉक्स रखा है। अब चोर आया, भानुप्रिया बैठी है, देखा जो कह ही नहीं रही, चोर इनके सामने से उठा के चला गया। ये कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो अभिव्यक्त और विवक्षित प्राधिकार का किसका था उस समय के लिए, भानुप्रिया का था, क्योंकि शुभम अपना प्राधिकार किसको दे गया है, भानुप्रिया को दे गया। भानुप्रिया ने किसी भी प्रकार का ना तो स्पष्ट रूप से न इम्प्लाइड रूप से विरोध किया, तो यह माना जाएगा कि भानुप्रिया ने क्या कर दी, सहमति दे दी। हो गया क्लियर, आगे ना समझ। अब इसके इलस्ट्रेशन अपन को पढ़ने हैं। इलस्ट्रेशन देखो इसमें इसने दिए हैं, तुमको लगता होगा कि चोरी की डेफिनेशन सबसे सरल है। मैं कह रहा हूं चोरी की डेफिनेशन सबसे कठिन है, क्योंकि चोरी की डेफिनेशन कठिन है, ये खुद ही कह रहा है। इनने 5 तो स्पष्टीकरण दिए तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, तो उनको पता है कि चोरी की डेफिनेशन कठिन है, और तुम क्या कह रहे हो कि सरल है, यहाँ दिक्कत आती है। दूसरी बात, इसने इतने सारे इलस्ट्रेशन दे दिए, इतने सारे इलस्ट्रेशन इसलिए दे दिया कि उसको मालूम है कि तुम्हें नहीं आएगी समझ में, ठीक है, तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ी मुश्किल से वो इंसर्ट करेंगे, ये बात प्रमाणिक है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को ज्यादा हीरो मत समझने लगना, होशियार समझने लगने लगा कि मैं ज्यादा होशियार हूँ किताब लिखने वाले से, यही गड़बड़ी होती है। किताब वाला अगर इतने इलस्ट्रेशन से बताने की कोशिश कर रहा है ना, तो सारे ही पढ़ लेना, नहीं तुम सोचा मैं तो आ गई, वहां जाकर सब गलत करे आओगे, और एग्जाम की बात ही नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल में भी गड़बड़ करोगे। चलो पढ़ते जाओ, सारे इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे इसके। या की सहमति के बिना, तो या नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी सहमति के बिना या के कब्जे में से, कब्जा किसका है, या का है, सहमति किससे लेनी पड़ेगी, या से लेनी पड़ेगी। एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से या की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को काट डालता है। जैसे ही मैंने वृक्ष को काटा तो वो क्या हो गया, अब मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, पृथक्करण कर दिया उसका, क्योंकि वो क्या था, भूबद्ध था। यहां जो ही का ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, उसने चोरी की है, चोरी का अपराध घटित हो गया पृथक करते ही, भले ही तुम अभी कब्जे से नहीं ले जा पाए। हो गया क्लियर। अब अगला इलस्ट्रेशन पढ़ो। का अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है, तुम ले गए बिस्किट, और इस प्रकार या के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। या यदि का इंटेंशन या की सहमति के बिना या के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से ले जाना हो, तो जो ही या के कुत्ते ने का के पीछे चलना आरंभ किया, का ने चोरी की है। एक वर्ड दिया है इनने बेईमानी से, इंटेंशन देखना पड़ेगा कि वैसे कुत्ते को खिलाने के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटेंशन बेईमानी पूर्ण है, वो कुत्ते की चोरी करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। हो गया क्लियर। मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बैल का को मिलता, ठीक है। अब मूल्यवान वस्तु की पेटी का बंधी है, बैल के पीठ पे बंधी है, वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है, तो बैल को क्या करेंगे, हाँका ही तो जाता है, कि वह मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ली जा सके। जो ही उस बैल ने गतिमान होना प्रारंभ किया, कार ने मूल्यवान वस्तुओं की चोरी कर दी, क्योंकि जैसे ही वो चला सी हो गई चोरी। हो गया क्लियर। अब अगला पढ़ो। का जो या का सेवक है, का नाम का व्यक्ति है, या का क्या है, सेवक है, और जिसे या ने अपनी प्लेट की देखरेख न्यस्त कर दी है। अब कुछ प्लेटें दे गया होगा उसको देखरेख करने के लिए, या की सहमति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से वो सेवक भाग गया, का ने चोरी। हो गया तुम्हारा वाला एग्जाम्पल। तुम वो पूछ रहे थे वो कपड़े वपड़े की दुकान वाला, नहीं, इसमें क्या किया कि उसने कुछ समय के लिए उसको दे दिया सौंपने के लिए, कब्जे से ले जाने की बात नहीं कही थी उसमें, कपड़े ले जाने के लिए
उसने कुछ समय के लिए कपड़े उसको दे दिए, उसने ये बोला कि मैं पास में मेरा घर है, मैं उसको दिखा के आ रहा हूं, तो यहाँ सहमति पूरी तरीके से नहीं गई है, कब्जा भी पूरी तरीके से नहीं गया, और वो उसके बाद क्या कर गया है, भाग गया है। तो इंटेंशन उसका प्रारंभ से ही है बेईमानीपूर्ण इंटेंशन। ठीक है, तो इसी इलस्ट्रेशन के साथ आ जाएगा। तो का भले ही कौन है, या का नौकर है, लेकिन उसने क्या किया है, केवल देख रेख न्यस्त करी है कि तू बस ऐसे देखता रहियो, प्लेट की जिम्मेदारी नहीं सौंपी। नहीं, न्यास भंग के लिए तो न्यस्त होना चाहिए। न्यस्त कब होगी, जब वैश्वासिक संबंधों में कोई चीज सामने वाले को दे दी। यहां तो केवल देख रेख दी है, टेम्परेरी, केवल टेम्परेरी, कि मैं ऐसा कि मैं अपनी प्लेट दे दूं, काहे का, मैं न्यास भंग कब पढ़ा रहा हूं अभी। देखो, प्लेट की देखरेख न्यस्त की है केवल, न्यस्त का मतलब न्यास भंग में मत कुछ जाना, ठीक है, वो आपराधिक न्यास भंग होता है। यहां तो केवल देखरेख के लिए सौंप दी है न्यस्त का मतलब, ठीक है, वहां आगे चले जाते हैं तुम। न्यस्त का मतलब है टेम्परेरी देखरेख के लिए, जैसे जो बैठे मोर्सिंग भैया, मैं कहता हूँ यार मेरा कोर्ट से फोन आ गया, मोर्सिंग भैया मोबाइल रखा यार, देखते रहना कोई ले जा नहीं, ठीक है, अब मोर्सिंग भैया ही मोबाइल लेकर भाग गए, तो वही कंडीशन है। मैंने कहा मोबाइल दे दिया है ना, नहीं दिया, मैं तो क्या हूँ 5 मिनट में लौट के आ रहा हूँ। मोर्सिंग भैया ठीक है मैं बैठा हूँ। अब मोर्सिंग भैया तो अपने दूसरे कामों में लग गए, और बाकी बाद मोर्सिंग भैया ने कहा ठीक है जाए मोबाइल ले चलो, वो कंडीशन है, समझ रहे हो। न्यस्त नहीं की है, केवल उनको कुछ समय के लिए देखरेख करने के लिए दे दी है। आ गया समझ में। अब अगला इलेक्ट्रेशन पढ़ लो। या यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौट कर आने तक का को जो एक भंडागारे के न्यस्त कर देता है। तो भंडागारे को क्या कर गया, वो एक प्लेट की लौट कर आने तक की देखरेख के लिए दे गया, कि मैं लौट के आ रहा हूँ, यात्रा वात्रा पे कहीं गया है, तब तक तुम मेरा ये बॉक्स, प्लेट की जगह ये मान लो एक बक्सा रखा, ठीक है, और तुम तो ये मान लो भंडागारे की जगह होटल में रुके थे, तुम वहां रखा, होटल वाले को क्या गया कि साहब मेरा इसमें बक्सा रखा है, मैं काम से अर्जेंट मीटिंग से कहीं बाहर जा रहा हूँ, लौट के आके मैं अपना क्या करूंगा, बॉक्स अपनी अटैची ले लूंगा। का उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है। उसने कहा यार ये तो सोने की प्लेट है, ले जाके माने क्या कर दी, बेच दी। यहाँ वह प्लेट या के कब्जे में नहीं थी, इसलिए वह या के कब्जे में से नहीं ली जा सकती थी, ठीक है, तो कब्जे में किसके थी, भंडागारे के कब्जे में थी। और का ने चोरी नहीं की है, चाहे वह आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है, क्योंकि यहाँ कुछ समय के लिए देखरेख के लिए नहीं दे गया है, मुझे कह रहा है कि मैं ये प्लेट तुमको न्यस्त करके जा रहा हूं, क्योंकि मैं जा रहा हूं बाहर, यात्रा से जब लौटूंगा 2-4-5 दिन के लिए, उसके बाद तुमसे ले लूंगा। तो यहाँ न्यस्त का मतलब यहाँ ये वाला आया, इसलिए आपराधिक न्यास भंग में जाएगा। ऊपर वाला क्या था, केवल देखरेख के लिए बोला था, कुछ समय के लिए, हो गया क्लियर। तो टाइमिंग देखना कितने समय के लिए बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली चीजों को सोचा करो, ठीक है, प्रैक्टिकली से हटके जब सोचने लगते हो चीजों को कि हम ही ऐसे, अपने तो अपने आप में मान लो, और अपने आप में लॉ को सोचना चालू कर दो। जैसे मैं गया, मैं मोबाइल देगा थोड़ी देर के लिए कि देख लेना, मैं आ रहा हूँ, कुर्सी भाई करा के 5 मिनट लौट रहा हूँ, जैसे मोबाइल को देख लेना, तो उनने भी क्या किया, पूरा दायित्व तो नहीं लिया, उनने क्या बहुत अल्प समय के लिए दायित्व लिया कि 2-4 मिनट के लिए देखना है, इसलिए उन्होंने नाम ही भर दी, वो खुद ही मोबाइल लेके चले गए, वो कंडीशन। अब अगला इलस्ट्रेशन देख लो। जिस ग्रह पर या का अधिभोग है, कब्जा किसका है, या का, उसकी मेज पर या की अंगूठी का को मिलती है। अब तुम किसी के घर पे गए थे बैठने के लिए, चाय पानी के लिए, वो जब तक चला गया चाय बनाने के लिए, सोने की अंगूठी रखी थी बाकी टेबल पे, यहाँ वह अंगूठी या के कब्जे में है, जिसके घर पे गए थे चाय पीने, और यदि का उसको बेईमानी से हटाता है तो वह चोरी करता है। तुमने जो कहीं बढ़िया चाय वाय बना के ला रहा है, सोने की अंगूठी रखी है, तुमने जेब में धर ली, हो गई चोरी, हो गया क्लियर। अब अगले इलस्ट्रेशन पे जाओ। का को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है। अब राजमार्ग पर किसी का कब्जा तो है नहीं है, ठीक है, हाईवे पे मिल गई है, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, का ने उसे लेने से चोरी नहीं की है, भले ही बाद में पता चले कि उसने आपराधिक दुर्विनियोग किया।
अब गारंटी नहीं है दुर्विनियोग भी हुआ है कि नहीं, इसकी कंडीशन आएगी तब देखेंगे। उनने इसलिए लिखा है भले ही हो सकता। हो गया क्लियर? चोरी नहीं है, बस इतना ही दिमाग लगाना है, नहीं तो अभ्याल आगे बढ़ जाओ दुर्विनियोग हो गया। दुर्विनियोग की बात नहीं करी, उनने कही है भले ही जो कुछ लगे सो लग जाए, फिलहाल मत दौड़ाना दिमाग। अब आगे पढ़ लो। या के घर में मेज पर पड़ी हुई या की अंगूठी का देखता है, ठीक है। तलाशी और पता लगने के वैसे उस अंगूठी का तुरंत विनियोग करने का शासन न करते हुए का उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर जहां उसका या को कभी न मिलना थी अनादि संभाव है, इस आस्ते से छुपा देता है कि छुपाने के स्थान से उस समय ले जा सके या बेच दे, जबकि उसका खोया जाना याद न रहे। या का ने उस अंगूठी को प्रथम बार हटाते ही चोरी की है। अब तुम गए थे किसी के घर बैठने के लिए, ठीक है, तो तब तक तुम कहने लगे भाई साहब मकान मकान तो बहुत बढ़िया बना है, कौन कौन से कमरे बनाए, कौन कौन सा फर्नीचर लगा है। अब देखते देखते भी तुम्हारी नजर पड़ गई उसकी चेन पर, सोने की चेन पर। तो तुमने कही यार एक काम करो, अगर मैंने सोने की चेन अगर रख ली जेब में तो हो सकता है इसका ध्यान चला जाए, हल्का टूकने लगे और मेरी ले ले तलाशी। तो तुमने क्या कर दी, उसी के मकान में किसी ऐसी जगह बाहर धीरे से दुका के रख दी कि अगले दिन फिर आऊंगा मैं चाय पीने, देखूंगा राजा की चेन ध्यान है कि नहीं है, कहाँ रखी थी कहाँ नहीं रखी। तो 2-3 दिन तुमने इंतजार किया कि यार ये टोकेगा, पूछेगा मुझसे कि तुम आए थे हमारे बाजार चाय पीने, हमारी सोने की चेन नहीं मिल रही। तो तुमने देखा यार 2-3 दिन बीत गए, ये कुछ कह नहीं रहा, तो बाय नहीं है होश बाकी चैन का। तो फिर गए तुम 3-4 दिन बाद बाकी चाय पीने। तो फिर तुमने कही एक काम करो यार, वो मकान में तुम्हारे ऊपर एक अच्छा गुलदस्ता रखा है यार, उसको दिखा दो। वो उठाने गया तो ना तुमने चैन उठा के दल ली। तो तुमने जो पहली बार दुखाई थी वही है वही चोरी। हो गया क्लियर? अब तो दूसरी बार उठाने आए हो, काम तो कर लिया तुमने। हो गया समझ में आसानी से? अब अगला आ जाओ। या को जो ये जौहरी है, जौहरी का मतलब समझते हो? सुनार का अपनी घड़ी का समय ठीक कराने के लिए प्रदत्त करता है। तुमने घड़ी काय को दी है कि ये टाइम गलत बता रही है, जाकर टाइम सुधार दो। या उसको अपनी दुकान पर ले जाता है का जिस पर उस जौहरी का कोई ऐसा ऋण नहीं है। अब जौहरी क्या कर गया, सुधारने ले गया। अब जौहरी पे आपका किसी प्रकार का ऋण वण नहीं है, पुराना कब्जा कर्जा बढ़ जाता है वो लौटाने से मना करे, जिसके लिए वह जौहरी उस घड़ी को प्रतिभूति के तौर पर विधि पूर्वक रख सके, जिससे वो कह सके कि मेरा पुराना पैसा दे दो तो मैं तुम्हारी चेन वो घड़ी लौटा दूंगा। खुले तौर पर उस दुकान में घुसता है, सीधे सीधे बाकी दुकान में चले गए। या के हाथ से अपनी घड़ी बलपूर्वक ले लेता है, आपने क्या कर दी, उससे घड़ी छुड़ा ली और उसको ले जाता है। या काने भले ही आपराधिक अत्याचार और हमला किया हो लेकिन उसने चोरी नहीं की, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया है बेईमानी से नहीं। अरे आमने सामने से सीधी सीधी छुड़ा लाया वो तो वो बात अलग है। देखो अत्याचार किया है क्योंकि वो क्या कर लिया, सीधे खुले तौर पर घुस गया। और अत्याचार का मतलब क्या होता है, जब वो आपराधिक अत्याचार तब बोलते हैं जब वो किसी अपराध को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जाधीन संपत्ति में प्रवेश करता है, या प्रवेश करने के बाद प्राइमरी रूप से इंटेंशन नहीं होता अपराध करने का, लेकिन वहां इंटेंशन बना लेता है। तो हो सकता है उसने आपराधिक अत्याचार किया हो, ठीक है, हो सकता है कि उसने हमले से आगे आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, अब तो छुड़ा ली वाने से। और आपराधिक बल भी इसलिए नहीं बोल रहा है कि वो कोई क्षति पे या क्षोभ हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी कोई वर्डिंग नहीं की। तो इनने ये बोला है तुम तो इतना दिमाग में डाल लो, चोरी नहीं करी, उसके अलावा अन्य अपराध किया हो तो अपन उसको आगे जाके देख लेंगे उस कंडीशन में आता है कि नहीं आता, चोरी नहीं होगी। अब अगला इलस्ट्रेशन देख लो। यदि उस घड़ी की मरम्मत के संबंध में, जो पुरानी वाली घड़ी की बात कर रहा हूं, इसी से जुड़ा हुआ इलस्ट्रेशन है। या को का से धन सूद दे, कौन को, जौहरी को, किससे, जिसकी घड़ी सुधारने ले गया। और यदि या उस घड़ी को उस ऋण की प्रतिभूति के रूप में विधि पूर्वक रखे रखता है और का उस घड़ी को या के कब्जे में से इस आशय से ले लेता है कि या को उस ऋण की प्रतिपूर्ति के रूप में उस संपत्ति से वंचित कर दे, तो उसने चोरी की है, क्योंकि जो कुछ वह लेता है उसे बेईमानी से लेता है। अब बताओ यह चोरी क्यों हुई, मैं समझाओ, कोई बताएगा तुम में से? नहीं नहीं ये नहीं, और बोलो।
कैसे था, समझाओ ना, मुझे समझ में नहीं आता, बताओ। अरे तुम पढ़ ही नहीं रहे यार पूरे रेल स्टेशन को, वो जो कह रहा है वो घड़ी सुधारने वाले ना घड़ी धर ली है अपने पास, ठीक है, तो क्यों रख ली है, क्योंकि बाकी पुराने पैसा हैं, जिसकी घड़ी खराब हुई है बासे, तो यहाँ क्या कर ली उसने, उस घड़ी को क्या रख ली, अपने पास रख ली प्रतिभूति के तौर पर, सामने वाले को नहीं पता कि तूने वो पुराने पैसा के चक्कर में वो घड़ी रख ली है, तो उसने क्या कर दिया, घड़ी सुधारने वाले का इंटेंशन कैसा हो गया, बेईमानी पूर्ण इंटेंशन हो गया, इसलिए उसने चोरी कर ली। हो गया क्लियर, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है सामने वाले को कि मेरी पुरानी घड़ी उधारी के चक्कर में, बताओ ना कि मैं तेरी घड़ी पुरानी उधारी के चक्कर में रख रहा हूं, नहीं तो वो घड़ी खा को देने जाएगा तुम्हें दुकान पे सुधरवाने, वो बेचारा चला गया भलवन साथ में, तो तुमने जो गाय गिना दी कहूं पुरानी उधारी, वो कंडीशन है। हो गई क्लियर, आया भानुप्रिय समझ में। अगला इलस्ट्रेशन देखो, और यदि का अपनी घड़ी या के पास पड़ियम करने के बाद, पड़ियम मतलब गिरवी, और यदि का अपनी घड़ी या के पास गिरवी रखने के बाद घड़ी के बदले लिए गए ऋण को चुकाए बिना, अब रखी है मैंने गिरवी, अब कंडीशन बदल गई, ठीक है, या के कब्जे में से या की सहमति के बिना ले लेता है तो उसने चोरी की है, यद्यपि वह घड़ी उसकी अपनी संपत्ति है, क्योंकि जो वो कुछ लेता है उसे बेईमानी से लेता है। अब उसकी अपनी संपत्ति भले ही है, लेकिन वो क्या कर दी, उसने गिरवी रख रखी थी, तो गिरवी का पैसा चुकाओगे तभी तो ले जाओगे, गिरवी का पैसा दे नहीं रहे, ले गए गाड़ी, तो बेईमानी पूर्ण इंटेंशन हो गया कि नहीं हो गया, उसकी सहमति के बिना ले रहा है सामने वाले की। अगला इलस्ट्रेशन देख लो, का एक वस्तु को उस समय तब तक रखे रखने के इंटेंशन से जब तक कि उसके प्रत्यावर्तन के लिए पुरस्कार के रूप में उसे या से धन अभी प्राप्त न हो जाए। अब कोई मोबाइल भूल गया भैया यहाँ, ठीक है, अब प्रिया ने रख लिया कि जो कोई मोबाइल आएगा लेने के लिए मैं उसको लौटा दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं लौटाऊंगी, इनाम लूंगी वहां से कि भैया तेरा मोबाइल मुझे मिला है, वापस लौटाने का मैं इनाम लूंगी। या की सहमति के बिना या के कब्जे में से लेता है या का बेईमानी से लेता है, इसलिए का ने चोरी की है। हो गया क्लियर, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन क्या हो गया, अपनी व्यवस्था बनाने लगे तुम। अगला पढ़ लो, का जो या का मित्र या की अनुपस्थिति में या के पुस्तकालय में जाता है, उसकी गैर हाजिरी में जिसकी लाइब्रेरी है, और या की अभिव्यक्त सहमति के बिना एक पुस्तक केवल पढ़ने के लिए, देखना काहे के लिए ले जा रहा है, पढ़ने के लिए, सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है वैसे वो, और वापस करने के आशय से ले जाता है, तो बेईमानी पूर्ण इंटेंशन नहीं है, पढ़ने के लिए ले जा रहा है और पढ़ के वापस कर दूंगा, और वो उसका मित्र है पहले से, ठीक है। यहाँ यह यदि संभव है कि का ने यह विचार किया हो कि पुस्तक उपयोग में लाने के लिए उसको या की विवक्त से सहमति प्राप्त है, वो सोच रहा है मित्र है, वो क्या मना करेगा यार, इसलिए यदि का यह विचार है तो का ने चोरी नहीं, कुछ नहीं है, ये देखा जाएगा कि दूषित आशय है कि नहीं, बेईमानी पूर्ण इंटेंशन है कि नहीं, ये देख के चलना, और ये परिस्थितियों के साथ भी चेक करना है कि बेईमानी पूर्ण इंटेंशन इससे प्रलक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, स्पष्टता के साथ, इस कॉमन सेंस के साथ किताबों को पढ़ना, चोरी वाली डेफिनेशन को, ठीक है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, स्पष्टता दिखाई दे रही है उतना दिमाग से सिंपल उससे समझना। अब अगला देख लो, या की पत्नी से का खैरात मांगता है, खैरात मतलब हो गई भीख, या की पत्नी से का नाम का भिखारी क्या मांग रहा है, भीख, वह का को धन भोजन और कपड़े दे देती है, जिनको काया जानता है कि वो उसके पति के, भिखारी को पता है कि ये कपड़े धन और भोजन किसके हैं, इसके हस्बैंड के हैं। यहाँ यह यदि संभव है कि काका यह विचारों की या की पत्नी को भिक्षा देने का प्राधिकार है, यदि काका यह विचार था कि पत्नी जो वस्त्र भोजन दे रही है उसके पति ने इसको प्राधिकार दे रखा है, तो उसने चोरी नहीं की, और अगर उसको ये लगता है कि नहीं इसको प्राधिकार नहीं है और ये बिना पूछे मुझसे दे रही है, तो फिर ये चोरी हो जाएगी। हो गया क्लियर। अब का या की पत्नी का जार है, वह का को एक मूल्यवान संपत्ति देती है, उसका क्या है, वो बॉयफ्रेंड है,
का या की पत्नी का बॉयफ्रेंड है, वह का को एक मूल्यवान संपत्ति देती है जिसके संबंध में का यह जानता है कि वह उसके पति की है, और वह ऐसी संपत्ति है जिसको देने के लिए का प्राधिकार उसे प्राप्त नहीं है। कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि का उस संपत्ति को बेईमानी से लेता है तो वह चोरी करता है। हो गया क्लियर? पहले ही अनैतिक कृत्य कर रही हो, अपराध है ये तो अपने आप में, और बिना पूछे हस्बैंड की तुमने सोने की चेन में सब दे दिया है, तो हो गया ही चोरी। हो गया क्लियर? अब अगला पढ़ लो। नहीं, जिसने ली है, जिसने ली है तुम्हें देखेंगे बताओ। वो तो कह रहे हैं ना, स्पष्ट तो कह रहे हैं कि अगर तुम जानते हो कि वो उसके पति की है और पति ने पत्नी को प्राधिकार नहीं दे रखा, हाँ वो कौन है, उसका बॉयफ्रेंड है, तो कौन पति प्राधिकार दे देगा? खुद लगाओ कॉमन सेंस से, हैं वो लुटने बैठा है। चलो आगे जाओ। या की संपत्ति को अपनी स्वयं की संपत्ति होने का सद्भाव पूर्वक विश्वास करती है। अब या नाम के व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है, तुम कह रहे हो ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरी है, खा के कब्जे में से उस संपत्ति को का ले लेता है या का बेईमानी से नहीं लेता, इसलिए वह चोरी नहीं करता। अब जैसे कि विवेक के पास एक छाता रखा है, मेरा भी छाता ऐसे ही कलर का है, अब मुझे लगा कि यार ये विवेक भाई मेरा छाता ले आए धोखे से ऑफिस से उठा के, और मैंने छाता उठा लिया, तो ये चोरी नहीं है, क्योंकि मैंने सद्भाव पूर्वक लिया, तो मुझे लगा ये छाता काला ही मेरा छाता है, काला ही इनका छाता है। ठीक है, तो ये देखना है इंटेंशन के पीछे जाना, इंटेंशन के बाद अगले एलिमेंटों को आपस में मिलाना कि चेन बन रही है कि नहीं बन रही। तो बेईमानी पूर्ण इंटेंशन होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति का कब्जा देखना है, फिर उसकी सहमति देना है, फिर सहमति के अलावा ये देखना है जंगम संपत्ति है कि नहीं, फिर लेने के लिए हटाना भरे अकेला, वहीं चोरी हो जाता। तो इन एलिमेंटों को है ना छोड़ना मत, चैन से चैन को जोड़ते हुए देखना, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अन्यथा क्या करोगे, गड़बड़ी बहुत ज्यादा कर दोगे। कहाँ कहीं दुर्विनियोग आंसर लगाओगे, कहीं तुम्हें न्यास भंग दिखाई देने लगेगा, तो तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे देखने लगेंगे। ठीक है, तो अपन को केवल विष्णु जी पे ध्यान देना है। हो गया क्लियर? अपनी चीजों को, जिस चीज को देखना चाहोगे वही चीज दिखाई देंगी, अतिरिक्त देखने लगोगे तो अतिरिक्त चीजें देखने लगेंगी। कि देख रेख न्यस्त कर देता है, इस वर्ड में तुम कहाँ पहुंच गए, न्यास भंग में। अरे थोड़ी सी देर के लिए दिया मैंने प्लेट देख रेख की, तुम सीधा न्यस्त ही कर दी, न्यस्त ही ना करी है मैंने। वो जब यात्रा पे गया था भंडागार एक, उसको बोलते हैं न्यस्त करना, कि मैं जा रहा हूँ 2-4 दिन के लिए यात्रा पे, तब तक भैया जी मैं तुम्हें न्यस्त कर चुका अपना सूटकेस, अब वो बाहर लेके बाजार में बेचने चला गया, जो चोरी कर लिया। वो कंडीशन को देखना। ठीक है, तुम तो ये समझ लो कि हम ही अपराधी हैं और हम ही फरियादी हैं, उस भाव के साथ किताब को पढ़ोगे तो समझ में आएगी। अन्यथा इसको अलग मान के पढ़ोगे ना तो फिर दिमाग कंफ्यूजन होने लगता है। हमारी साथ ये अपराध घटित हो जाए और सामने वाला हमारा ही मित्र या कोई भी है वो अपराधी है, तब क्या कंडीशन होगी। इस कंडीशन के साथ कानून को देखोगे ना तो कानून समझ में आएगा। तो तुम जब इसको निर्जीव मान लोगे, खुद को सजीव मान के कल्पना करने लगोगे, तो वहां से गड़बड़ी होने लगती है। ठीक है, उससे रिलेशन न टूटे। चलो इसका दंड पढ़ लेते हैं। उपधारा 2, जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो चोरी के लिए सजा कितनी है, 3 साल तक की। और इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की दूसरी या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के मामले में, एक बार पहले चोरी करे आए हो, पहले भी तुमको सजा मिल चुकी है, फिर से चोरी कर रहे हो, तो ऐसे कठिन कारावास से जिसकी अवधि 1 साल से कम की नहीं होगी या 5 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किए जाओगे। तो सेकंड बार में कितना है दंड, मैक्सिमम 5 वर्ष। अब एक परंतु ले दिया इनने। ठीक है, परंतु क्या हो गया, एक तरीके से अपवाद होता है। परंतु चोरी के उन मामलों में जब चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम। अब कोई भी चीज हो, मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी कोई भी हो, XYZ में बात नहीं कर रहा, कोई भी हो सकती है। अब उसकी कीमत अपन ने देखी तो क्या माना कि 5,000 रुपए से कम की है, और कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोष सिद्ध किया गया, उसका अपराध कैसा है, पहला,
पहली चोरी करी है मैंने और 5,000 से रुपया कम की चोरी करी है। चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर अब बाने जो चोरी की संपत्ति जो चोरी की थी उसने किसको लौटा दी? फरियादी को लौटा दी। यह संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामूहिक देव सेवा से दंडित किया जाएगा। अब उसको सजा कम मिलेगी। सामुदायिक सेवा के लिए भेज देंगे, वो जज साहब से कह देगा कि साहब गलती हो गई, पहली पहली चोरी थी और बड़ा चोर नहीं था तो पता ही नहीं था, 5,000 रुपया का माल था पूरा, कर लाया मैं चोरी और तुम कहो तो जज साहब वापस लौटा देता हूँ। जज साहब ने कहा ठीक है यार, माल तो वापस लौटा ही रहा है, पहला अपराध है जाएगा, पहले में ये धरा हो गया तो ठीक है भैया आगे मत करियो, एक काम कर सामुदायिक सेवा करे आओ, चले जाओ हॉस्पिटल में फल बांटे आइयो, सफाई करे आइयो, वो कंडीशन है। हो गया क्लियर? अब आ जाओ 304 पे झपट मारी, स्नैचिंग। ठीक है, झपट मारी तो समझ रहे हो, गांव की देसी भाषा में झपट्टा मार दी अपन ने, समझते हो ना सब? मैं तो गांव का हूं, तुम लोगों को नहीं पता। झपट मारी समझ लो। अब उपधारा 1, चोरी झपट मारी है तो चोरी काय में बदल रही है? झपट मारी में। ठीक है, तो पता है ये झपट मारी वाली धारा ये ऊपर भी जोड़ सकते थे, इनने चोरी के बाद ही जोड़ी है, क्योंकि उनको मानना है कि पहले तुमको चोरी समझा दें तब तुम्हें झपट मारी समझ में आएगी, नहीं तो पहले झपट मारी समझा देते तो तुमको चोरी समझ में नहीं आए। ठीक है, तो उन्होंने तुम्हारा ध्यान रखा है। चोरी झपट मारी है तो चोरी कब झपट मारी बन जाएगी? यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक तो समझते हो, एकदम से या शीघ्रता से, बहुत फुर्ती से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे में से किसी जंगम संपत्ति को अभिग्रहण कर लेता है, यानी जंगम संपत्ति को क्या कर लेता है? अभिगृहित कर लेता है, यानी उसके कब्जे में से अपने कब्जे में ले जाता है। समझ रहे हो अभिग्रहण का मतलब? सामने वाले के कब्जे में से अपने कब्जे में लाया। कैसा लाया है? बड़ा अचानक और शीघ्रता से, तुम्हें हवा नहीं लगी तब तक तो उसने झपट दी। या प्राप्त कर लेता है, या छीन लेता है, या ले लेता है। इसी में आएगा। तो उसने क्या कर ली? छीन ली है तो थोड़ा बहुत बल प्रयोग कर लिया, थोड़ा बहुत ही बल प्रयोग किया। लेकिन एक बात बताऊं, इसका इंटेंशन क्या था? चोरी करना था। अपराधी का इंटेंशन क्या है? चोरी करना। चोरी करने को आसान बनाने के लिए वो क्या कर रहा है? झपट मारी। यहां से पढ़ना, धारा को नहीं घूमोगे पर लूट में चले जाओगे हवेली। इंटेंशन क्या है उसका? चोरी करना। चोरी करने को आसान बनाने के लिए क्या कर रहा है? झपट्टा मार रहा है। झपट्टा कैसा होता है? अचानक और शीघ्र होता है। और झपट्टा मारा जैसे ही तो उसकी जंगम संपत्ति कहां आ गई? अपने पास। चाहे छीन के आ गई हो, चाहे बलपूर्वक आ गई हो, या सामने वाले के कब्जे से आपको अभिगृहित हो गई हो। हो गया क्लियर? ऐसे समझना इन चीज को, नहीं वो झपट मारी को लूट में ले जाओगे, लूट को चोरी में ले जाओगे, तमाम चीजों में घुमाओगे, ऐसे ही समझना बिल्कुल। अब उपधारा 2, जो कोई झपटमारी करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जमाने के लिए भी दायी होगा। सजा कितनी है? 3 साल तक की। चोरी में भी यही थी, इसमें भी यही। तो झपटमारी चोरी के अंदर समाहित है। ठीक है, हो गया क्लियर? तो अपराध बड़ा कौन सा है? चोरी। चोरी से क्या बनी है? झपटमारी। हो गया क्लियर? झपटमारी से चोरी नहीं बनेगी। हो गया? समझ में आ गया अच्छे से? चैन बनाया करो, चैन टूट जाती है इसलिए दिमाग स्प्लिट करता है। ऑफेंडर होता क्या है? अपन जब जो भी अपनी वकालत करते हैं, इन्वेस्टिगेशन सारे होते क्या होते हैं? चैन से चैन बनती है ना। ऐसे पढ़ते समय चैन मत तोड़ा करो, सीधी सीधी सीक्वेंस बनाया करो, तब चीजें समझ में आएंगी। हाँ, अजमानती है, संज्ञेय है और राजीनामा नहीं होता और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचार नहीं। चलो अब इतनी तो झपटमारी हो गई। अब तुमको झपटमारी पे मैं पूरा टॉपिक तैयार करके लाया हूं कि तुम्हें झपटमारी अच्छे से तैयार करा दूं कि जीवन में कभी भूलोगे नहीं। ठीक है,
ये डाटा बनाया मैंने 57 रिसोर्सेज से, ठीक है, इसके लिए बना के लाया हूं कि तुम्हें अच्छे से समझा दूं। धारा 304 झपटमारी स्नैचिंग के उद्भव की विधायी आवश्यकता क्या थी और इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, अपन अब ये देखेंगे। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के शासन काल के दौरान झपटमारी के मामलों में अक्सर धारा 378 चोरी या धारा 390 लूट के तहत वर्गीकृत किया गया था। या तो चोरी में ले जाते थे उसे और बल दिखाई देता था तो लूट लगा देते थे, लेकिन कोई प्रॉपर सेक्शन अपने पास नहीं थी। हालांकि यह वर्गीकरण कई व्यवहारिक और कानूनी समस्याओं को जन्म देता था। चोरी की पारंपरिक परिभाषा में चोरी छिपे संपत्ति ले जाने का तत्व प्रदान होता था, क्योंकि चोरी अपन क्या समझते हैं, चोरी छिपे जब कोई संपत्ति ले ली जाती है अपन उसी को चोरी समझते हैं सामान्य भाषा में। तो जबकि झपटमारी में क्या हो रहा है, एक प्रत्यक्ष भौतिक संघर्ष होता है, ठीक है, सामने वाले के प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, एक भौतिक संघर्ष कर रहे हो। संघर्ष कैसा है, अगर उसने अचानक और शीघ्रता के साथ अपना कार्य नहीं किया होता तो हम चोरी नहीं होने देते, हमारी नजरों से चूक गई चीज, हो गया। तो एक क्या हो गया, प्रत्यक्ष भौतिक संघर्ष और अचानक हमला शामिल होता है, इमीडिएटली तैयारी करने का मौका नहीं मिला। आगे समझ में आप। तो झपटमारी में क्या देखना है, प्रत्यक्ष भौतिक संघर्ष और अचानक हमला शामिल होता है। दूसरी ओर किसी कृत्य को लूट की श्रेणी में रखने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक था कि अपराधी ने स्वेच्छा से मृत्यु, उपपत्ति या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल व्यक्तिगत अवरोध का व्याकारित किया हो। तो लूट कब होती है, जब तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल व्यक्तिगत अवरोध का व्याकारित होता है। लूट के लिए ये देख के चलना है, नहीं तुम झपटमारी को लूट में ले जाओ। हो गया क्लियर। तो पहले व्याकारित होगा ना, जहां तो व्यय हो ही नहीं पाया तब तक तो खेला ही हो गया, तो लूट कैसे हो गई है, क्योंकि लूट में सबसे पहले क्या होना चाहिए, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल व्यक्तिगत अवरोध का भय सामने वाले के अंदर पैदा होगा, तब होगी लूट। यहां तो इतना अचानक और शीघ्र हमला है कि वहां ने दोनों झपटाई दी, तो ये लूट तो नहीं हो रही, इसलिए लूट की धारा गलत लगा दी जाती थी और चोरी में भी नहीं जाता था, बच जाता था। हो गया क्लियर। जो हर झपटमारी के मामले में अनिवार्य रूप से मौजूद नहीं होता था, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट मिलते ही नहीं होंगे, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, तत्काल सदोष व्यक्तिगत अवरोध का। तो ये देख के चलना दोनों में अंतर निकालने के लिए। हो गया क्लियर। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे बनाना कि कभी दिक्कत ही नहीं आए, ठीक है, इसलिए मैं डिटेल मैटर बना के लाया हूं, तुम लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम खिल जाए, कंफ्यूजन ना हो। नहीं ऐसा पढ़ने का क्या मतलब है कि अपन को कंफ्यूजन है अभी भी दिमाग में, फिर गलतियां करेंगे बार बार। तो बार बार की गलतियां नहीं करनी। अपन ने बीएनएस ऐसी पढ़ी है कि एक ही बार पढ़ी है, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ी है कि कोई भी डाउट दिमाग में नहीं रखना। कॉन्सेप्ट एक ही बार बनते हैं, एक बार अच्छे से बन गए ना फिर जीवन में परेशानी नहीं आती। कॉन्सेप्ट कमजोर बने रहते हैं, इसलिए बार बार दिक्कतें आती है। एक बार अच्छे से काम कर लेते हैं अपन। इस कानूनी शून्यता के कारण पुलिस अधिकारियों के पास झपटमारी की घटनाओं को दर्ज करने के लिए विवेकाधीन शक्तियां थी। कैसी विवेकाधीन, उनकी मर्जी में समझ में आई तो वे चोरी में ले गए, उनकी मर्जी समझ में आई तो वे लूट में ले गए, क्योंकि कोई प्रॉपर चीज थी नहीं, जिससे आंकड़ों में विसंगतियां आती थी और अपराधी अक्सर कानूनी खामियों का लाभ उठाकर जमानत प्राप्त कर लेते थे। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं ने एक ऐसे कानून की मांग की जो इस अपराध की विशिष्ट प्रगति में देखेंगे अपन क्या है, क्यों शहरों में ये मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग की घटना बढ़ रही थी। इसकी जनता ने मांग करी कि भैया प्रॉपर कानून बनाओ जाके ऊपर, ठीक है, अपराधी बच के निकल रहे हैं, जमानत का लाभ ले रहे हैं। तो इस अपराध की विशिष्ट प्रकृति क्या है, इसको समझ लो दिमाग में अच्छे से। अचानक होना, वर्ड क्या आया है, अचानक होना, त्वरित होना, शीघ्रता के साथ कोई चीज घटित हो रही है, और बल का प्रयोग, तीनों चीजें हो रही हैं। तो बल का प्रयोग कैसे हो रहा है, अचानक होना, त्वरित होना। इन तीनों एलिमेंट की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है कोई भी हिल स्टेशन में या कोई भी घटना में, कि ये तीनों एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। धारा 304 को इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि झपटमारी को केवल संपत्ति की हानि के रूप में नहीं बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था और व्यक्तिगत सुरक्षा के उल्लंघन के रूप में देखा जा सके।
तो ये बनाई गए के लिए सार्वजनिक व्यवस्था और व्यक्तिगत सुरक्षा के उल्लंघन के लिए बनाई गई धारा। हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ तक समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, अभी तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं। धारा 304 की उपधारा 1 झपटमारी की विधिक परिभाषा और इसके तत्वों को अपन अब देखेंगे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 एक झपटमारी को एक विशिष्ट प्रकार की चोरी के रूप में परिभाषित करती है। एक स्पष्ट विशिष्ट यानी स्पेशल प्रावधान है जो चोरी से ही बना है, एक नया वर्गीकरण है, यानी तुम तो ये समझ लो एडवांस है। ठीक है, पहले अपन क्या पढ़ते थे, बेसिक्स वाली चोरियां आती थी, समझ में आती थी अपन को, ये एडवांस रूप है। एडवांस रूप कौन से होते हैं? नए तरह के जो अपराध घटित होने लगे। ठीक है, तो एक विशिष्ट प्रकार की चोरी के रूप में परिभाषित करती है। आधिकारिक पाठ के अनुसार चोरी क्या है? झपटमारी है। कब है? यदि चोरी करने के उद्देश्य से, इंटेंशन क्या है अपराधी का? चोरी करना है। झपटमारी वाला इंटेंशन मत आना, लूट वाला इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन क्या है? चोरी करने के उद्देश्य से अपराधी क्या कर रहा है? अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से उसके कब्जे में की किसी चल संपत्ति को क्या कर रहा है? अधिग्रहित कर लेता है। ठीक है, चल संपत्ति को क्या कर लिया उसने? अचानक से, शीघ्रता से या बलपूर्वक सामने वाले के कब्जे में किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर लिया है? अधिग्रहित कर लेता है, अपने पास सुरक्षित करता है, झपटता है या ले जाता। हो गया क्लियर? इस परिभाषा का गहन विच्छेद करने पर इसके अनिवार्य तत्वों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। इसके आवश्यक एलिमेंट देख लेते हैं अपन और ढंग से देख लेते हैं। पहला एलिमेंट बात करूंगा मैं, चोरी की आधारभूत उपस्थिति। झपटमारी में क्या देखेंगे अपन? चोरी की आधारभूत उपस्थिति हैगी कि नहीं है। थेफ्ट एज द फाउंडेशन, चोरी की आधारशिला को देखेंगे। तो चोरी की आधारशिला मौजूद है कि नहीं है, उसी पे तो खड़े होकर अपन आगे बात करेंगे। झपटमारी का अपराध घटित होने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि इसमें चोरी के सभी तत्व मौजूद होना चाहिए। तो चोरी के तत्व अपन ने कौन से पढ़े थे? सामने वाले व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना जंगम संपत्ति होनी चाहिए, बेईमानी पूर्ण इंटेंशन के साथ लेने के लिए हटाता है तो वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। तो ये सारे एलिमेंट झपटमारी में भी मौजूद होने चाहिए। हो गया क्लियर? क्योंकि इंटेंशन क्या है उसका? चोरी। जैसा कि धारा 303 बीएनएस में बढ़ने थे, 303 पढ़ी थी अपने चोरी की। इसका तात्पर्य है कि अपराधी की मनसा, मनसा तो समझते हो, मनसा यानी मन की इच्छा या मन का इरादा, बेईमानी डिसऑनेस्ट इंटेंट की होनी चाहिए, बेईमानीपूर्ण इंटेंशन की या बेईमानीपूर्ण इरादा की होनी चाहिए। तो अपराधी का इरादा कैसा होता है? बेईमानीपूर्ण होता है। संपत्ति के स्वामी की सहमति के बिना हिलना मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट तो हो ही रहा है, उसकी संपत्ति की स्वामी के बिना आपने क्या कर दी, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी को मैं क्या कर दिया? मूवमेंट ही तो कारित किया, झपट्टा मार के एकदम। मूवमेंट यानी हिलना होना चाहिए और इस उद्देश्य से संपत्ति को उसके कब्जे से बाहर ले जाना चाहिए सामने वाले के। तो अचानक और तीव्रता के साथ क्या कर रहा है? एक मूवमेंट पैदा कर रहा है और सामने वाले के से उस मूवमेंट में उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को ले जा रहा है, या अपने कब्जे में ला रहा है या अपनी सुरक्षा में ले रहा है। हो गया क्लियर? अब सेकंड अपन इसका एलिमेंट पढ़ेंगे, चल संपत्ति का विषय, सब्जेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या चीजें हो सकती हैं? झपटमारी में केवल चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी के संदर्भ में ही हो सकती है, अचल संपत्ति के संबंध में नहीं होगी जैसे चोरी में होती है। कानून के इस पहलू का महत्व यह है कि यह केवल उन वस्तुओं तक सीमित है जिन्हें भौतिक रूप से छीना और ले जाया जा सकता है। अब छीना और ले जाया जा सकता है फिजिकली रूप से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी कोई वस्तु है जो फिजिकली रूप से कोई व्यक्ति अपने साथ ले जा रहा है या पहने हुए, जैसे अटैची लेके जा रहे हो, मोबाइल ले जा रहे हो, सोने की चेन पहन रखी है, चश्मा लगा रखा है, कानों में टॉप्स वॉप से पहन रखी है, तो फिजिकली रूप से कहाँ जुड़ी होती है? पर्सन से जुड़ी होती है, पर्सन के साथ होती है। बाकी की जो चोरियां होती है उसमें फिजिकली कनेक्शन की बात नहीं कर रहे, दोनों में अंतर समझना जरा से। ठीक है,
हो गया क्लियर? फिजिकली रूप से कोई पर्सन अपने साथ ले जा रहा है या पहने हुए, हो गया क्लियर? हाँ आ जाएगा ना। अब चलो आगे पढ़ते हैं अपन इसको। अब जिन्हें भौतिक रूप से छीना और ले आया जा सकता है, ऐसी चीजें आएंगी जिन्हें भौतिक रूप से आप सामने वाले से क्या कर सकते हो, छीन सकते हो या ले जा सकते हो। कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं? वस्तुओं को देखें अपन, सोने की चैन, मोबाइल फोन, बैग, पर्स या नगद कैश, हाथ में पैसे लेके चल रहा है। अचल संपत्ति या भूमि से जुड़े विवाद इस धारा के दायरे से बाहर आएंगे, भी नहीं आएंगे जहाँ, क्योंकि चोरी में नहीं आते तो इसमें कैसे आएंगे? हो गया क्लियर? दे दूंगा मैं, तुम्हें दे दूंगा, रख। अगला पढ़ो। तीसरा पॉइंट पढ़ो, प्रत्यक्ष अधिग्रहण और कब्जा। तो सामने वाले से अधिकृत कर रहे हो और कब्जा ले रहे हो, कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष, सामने आमने। प्रत्यक्ष कैसा होता है? कोई चीज जब हम सामने आमने किसी कार्य को कर रहे हैं। अब चोरी तो पीछे भी हो सकती है, चोरी छिपे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ कैसी हो रही है? सामने आमने। हो जाएंगे ना, मूल्यवान प्रतिभूति वगैरह के हुए तो हो जाएंगे। मोनू तुम समझा दो, मेरे लायक पसंद नहीं है। प्रॉपर्टी व अचल संपत्ति की बात कर रही हो। चोरी अचल संपत्ति की नहीं हो सकती, केवल चल संपत्ति की होती। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है ना, बाद में समझा दूंगा आप लोगों दोनों को, अभी नए हैं वो लोग, इतना नहीं पता उन्हें। चलो आगे पढ़ो, मैं बता दूंगा आपके कॉन्सेप्ट कर दूंगा दोनों के क्लियर। अभी नए हैं वो लोग, अभी पूरी कंप्लीट एलएलबी नहीं हुई, बता दूंगा दोनों के एंड में जाके। चल संपत्ति का विषय समझ में आ गया आपको अच्छे से? आओ, अधिग्रहण और कब्जा सामने वाले से ले रहे हो, कैसे ले रहे हो? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट एक्विजिशन होनी चाहिए और एंड पोजीशन, ठीक है? तो सामने वाले से क्या कर रहे हो? डायरेक्टली कर रहे हो आप अधिग्रहण और कब्जा। हो गया क्लियर? धारा 304 विशिष्ट रूप से यह उल्लिखित करती है कि संपत्ति किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से ली जानी चाहिए। अब वो फिजिकली रूप से उसके कब्जे में तो है ही। यह तत्व झपटमारी को सामान्य चोरी से अलग करता, क्योंकि यहां प्रत्यक्षता की बात की गई है। सामान्य चोरी में संपत्ति मालिक की अनुपस्थिति में या उसकी गैर हाजिरी में या उसके अनजाने में भी ली जा सकती है, लेकिन झपटमारी में संपत्ति को सीधे व्यक्ति के शरीर से, जैसे गले से चैन झपटना, या उसके तत्काल भौतिक नियंत्रण से, जैसे हाथ से फोन छीनना, लिया जाना आवश्यक। पर्स छीन लिया। हो गया क्लियर? अब एक चौथा पॉइंट और अपन इसका देखेंगे, कृत्य की विशेष विधि। जो एक्ट कर रहे हो इसकी विशेष विधि क्या होगी? स्पेशल मैनर ऑफ कमीशन, ठीक है? इस रूप में देखेंगे, कई सारी तरीके से चीजें देखी जाती हैं। धारा 304(1) में कृत्य को झपटमारी बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण विशेषणों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। तो झपटमारी किसी चीज को कम माना जाएगा, इसके लिए 3 मेन विश्लेषण दिए गए जो इस अपराध की विधिक व्याख्या का आधार है। अचानक, सडन, ये देखना, चेक करना, अचानक यानी सडन। इसका अर्थ है कि कृत्य अप्रत्याशित, अप्रत्याशित का मतलब समझते हो? प्रत्याशा करना, प्रत्याशा मतलब अनुमान लगाना, और अप्रत्याशित का मतलब है सामने वाला अनुमान नहीं लगा पाया। अपन नहीं कहते, पुराने नाटक वाटक देखे थे, मुझे प्रत्याशा नहीं थी कि आप ऐसा काम कर दोगे, तुम सीधे टॉपर निकल गए, तो यार जी तो खड़ा था। वही कंडीशन है, तो तुमसे ऐसी प्रत्याशा नहीं थी। पेरेंट्स करते हैं ना अपन से प्रत्याशा, ऐसी कंडीशन, उम्मीद। तो अचानक इसका अर्थ है कि कृत्य अप्रत्याशित और बिना किसी चेतावनी के होना चाहिए। सामने वाला ये कहेगा नहीं कि देख मैं तेरी छीन छीनने जा रहा हूं, ठीक है? बिना किसी चेतावनी के और अप्रत्याशित रूप से घटित हो जाए तुम्हारे साथ कोई घटना।
जिससे पीड़ित को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिल पाया, वरना तो वो रोक लेता। हो गया अचानक का अच्छे से मतलब समझ में आ गया। अब आ जाओ शीघ्रता से, क्विकली। एक वर्ड और आया, इस शीघ्रता को भी समझाऊं तुम लोगों को मैं, क्योंकि मैं ये सब बना के इसलिए लाया हूं क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। शीघ्रता से क्या होती है? यह कृत्य के निष्पादन, उसके एग्जीक्यूशन, यह कृत्य के निष्पादन की गति को दर्शाता है। तो शीघ्रता का मतलब है क्विकली का बोलते हैं कि चीज को जल्दी जल्दी, फास्टली। तो यह कृत्य के निष्पादन की गति को दर्शाता है। कृत्य इतना तेज होना चाहिए, इतना स्पीड में होना चाहिए कि वह सामान्य चोरी की श्रेणी से ऊपर उठकर एक आक्रामक हमला बन जाए। हो गया क्लियर? ये देखना कि ये सामान्य चोरी की स्थिति से उठकर आक्रामक हमला बन जाएगा, तभी कहेगी विधि कि आपने इस कार्य को शीघ्रता से किया। हो गया क्लियर? अब आ जाओ बलपूर्वक, फोर्सली का मतलब पकड़ समझ लें अब क्या है। यह कृत्य में शारीरिक शक्ति, बल को कम माना जाता है जब आपके एक्ट में शारीरिक शक्ति जुड़ी हो। यह कृत्य में शारीरिक शक्ति या झटके के उपयोग को इंगित करता है। क्या किया आपने? किसी काम को झटके से किया, तो शारीरिक शक्ति का उपयोग कहां कर रहे हो? झटके के लिए, ठीक है। यहां बल का अर्थ केवल पीड़ित को चोट पहुंचाना नहीं है, ठीक है। आपका उद्देश्य चोट पहुंचाना नहीं है, आपका क्या उद्देश्य है? केवल शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके सामने वाली मूवेबल प्रॉपर्टी को झटकना, बल्कि संपत्ति को उसके कब्जे से छुड़ाने के लिए आवश्यक बल का प्रयोग करना है। आप उतना बल का प्रयोग करना चाहते हो जितने से सामने वाले के कब्जे से वो चीज अपने पास आ जाए। हो गया क्लियर? अब मैंने सारे एलिमेंट तुमको समझा दिए अच्छी तरीके से। वो 5 लाइनों से कुछ नहीं होगा। क्या कोई चीज नहीं आती है ना, तो उसको है ना बेहतर तरीके से समझाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि तुम लोगों को नहीं आएगी समझ में। हमें भी नहीं आती, तुम्हें कहा आएगी, इसलिए हम भी समझ लेंगे तुम्हारे बहाने क्या मेरी मेहनत भी हो जाती। तो सही बात तो मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, तुम लोगों के लिए नहीं पढ़ रहा। मैं अपने लिए पढ़ता हूँ तो तुम्हें भी पढ़ा देता हूँ। अब मैं अलग तरीके से पढ़ने की मुझे आदत है, तो वो तरीका तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ, और कुछ भी नहीं है। धारा 304 दो, मैं वो एहसान वहसान नहीं कर रहा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। इस धोखे मत रहना, मनुष्य किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। 304 दो देखो, दंड का ढांचा और विधिक कठोरता क्या है इसकी। धारा 304 दो झपटमारी के लिए दंड का निर्धारण करती है। यह इस उपधारा के अनुसार झपटमारी का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कठोर कारावास, नहीं कठोर नहीं लगा, 3 वर्ष तक का कारावास, जो साधारण भी हो सकता है या कठोर भी हो सकता है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यद्यपि भले ही 3 वर्ष की अधिकतम सजा पहली नजर में सामान्य चोरी 303 के समान लग सकती है, लगी थी अपन को, मुझे मालूम था कि मुझे लगी है तो तुम्हें भी लगेगी। तुम कहोगे साहब जहां में कहा है चोरी में भी यही सजा है और इसमें भी यही सजा है, लेकिन धारा 304 में दंड की संरचना अधिक कठोर है पिछले वाले की अपेक्षा। इसके मुख्य कारणों का विश्लेषण नीचे की दी गई तालिका और विवरणों में किया गया। टेबल भी बना के लाया, झपटमारी बनाम चोरी की तुलना करेंगे अपन, जो टेबल बना के लाया पूरी। 100 में जो 100 नंबर मिलेंगे मुझे इतनी मेहनत के। चलो अपन समझते हैं, टेबल से समझते हैं। झपटमारी बनाम चोरी, दंड की तुलना। जब कोई बड़ा एग्जाम देना पड़ता है ना, उसकी तैयारी भी फिर तरीके से होती है, ऐसे नहीं होती। दंड का पहलू देखेंगे अपन, सामान्य चोरी को देखेंगे धारा 303 को, झपटमारी को देखेंगे धारा 304 को। बीएनएस के अनुसार अपन दंड को श्रेणीबद्ध करके बनाएंगे। अधिकतम कारावास चोरी में कितना है? 3 साल। झपटमारी में भी कितना है? 3 साल। जुर्माना देखेंगे अपन, चोरी में कितना है? वैकल्पिक या कारावास के साथ, वैकल्पिक या कारावास के साथ, वैकल्पिक भी हो सकता है या कारावास के साथ इंक्लूड हो सकता है। अपन कह रहे हैं ना कि दंड में क्या अंतर आया। यहां कैसा है? झपटमारी में अनिवार्य, और कारावास के साथ, यानी कारावास के साथ जुर्माना तो जुड़ेगा। वहां क्या था? वैकल्पिक। अब यही अंतर लिखने आया तो अपना दिमाग ही नहीं घूम रहा, उनने यही पूछ लिया कि बताओ कि दोनों के पनिशमेंट में क्या अंतर है। अब एक चीज और आ जाओ,
अब अपन ने अधिकतम कारावास की दृष्टि से देख लिया, जुर्माने की दृष्टि से दोनों में अंतर देख लिया। अपन देखेंगे प्रथम अपराधी है पेटी थेफ्ट। अब प्रथम अपराधी है सामान्य चोरी में, तो 5,000 रुपए से कम की अगर उसने चोरी की है तो दंड क्या मिल रहा है, सामुदायिक सेवा का विकल्प है उसके पास। अब झपटमारी में क्या है, कोई सामुदायिक सेवा का विकल्प नहीं है, केवल कारावास और जुर्माना है। हो गया क्लियर। और आ जाओ, समझौते की संभावना राजीनामा की दृष्टि से बात करूं तो मैं, कुछ मामलों में चोरी समनीय है, कंपाउंडेबल है, लेकिन झपटमारी कैसी है, गैर समनीय है, पूर्णतः नॉन कंपाउंडेबल धारा। तो इस किसी भी चीज को ऐसा पढ़ा करो कि एग्जाम में प्रश्न आ गया और अपन आप घूम रहे हैं और कोई दंड में अंतर पूछ लिया, अब हमने तो पढ़ा ही नहीं है, जहाँ किताब में नहीं मिल रहा, कहीं कहाँ से पूछ लिया, फेल करने के लिए बनाया, कुछ नहीं बनाया, ठीक है, तुमने मेहनत ही नहीं करी पूरी। हो गया क्लियर। आप लोग सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी है ना, मैं जो नोट्स बनाता हूँ इन तरीकों को सीखना, इस तरह से तैयारी करना, अभी से चालू करना जो सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वहां अपन को मेंस लिखना है ना, तो इस तरीके से पढ़ना सीखो। अब याली पूछना, पहले निपट लगना मुझे। विधायिका ने झपटमारी के मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी जैसे सामुदायिक सेवा को जानबूझकर बाहर रखा है, भले ही छीनी गई वस्तु का मूल्य बहुत कम हो। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि झपटमारी केवल एक संपत्ति अपराध नहीं है, बल्कि यह पीड़ित के मन में गहरा मनोवैज्ञानिक आघात और सार्वजनिक असुरक्षा को पैदा करता है। तो ये चोरी क्या होती है, वो संपत्ति का अपराध होती है, लेकिन झपटमारी जो अपराध है वो क्या कर रहा है, पीड़ित के मन में गहरा मनोवैज्ञानिक आघात और सार्वजनिक असुरक्षा को पैदा कर रहा है। हो गया क्लियर यहां तक। अब अपन देखें इसका प्रक्रियात्मक वर्गीकरण, प्रोसीजर वर्गीकरण और इसके कानूनी इफेक्ट क्या है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस एसएस और बीएनएस के तहत धारा 304 के प्रक्रियात्मक पहलुओं को समझने के लिए इसे निम्नलिखित विधिक श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो झपटमारी क्या है, एक संज्ञेय अपराध है, रहने दो तुम प्रक्रियात्मक का पढ़ोगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे बीएनएस के समय, थक जाओगे नहीं तो। अब चलो एक चीज और अभी पूछना, धारा 304 और धारा 112, अब रट्टा सट्टा होगा ये सब बात हम अभी कही थी, स्नैचिंग मिसनैचिंग वाली बात है, कहाँ, संगठित अपराध में, छोटे संगठित अपराधों में। अब तुम घूमोगे कि साहब ये झपटमारी है कि संगठित अपराध है, तो तुम मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, तुम वहां जाके फिर झपटमारी की वो संगठित अपराध में ले जाओगे, संगठित को झपटमारी में ले जाओगे, और फिर कॉन्सेप्ट कैसे हो जाएंगे अपने, गड़बड़ हो जाएंगे। तो अब इनको देख लेते हैं दोनों को। अकेला अपराधी बनाम संगठित ग्रुप, झपटमारी में कौन होता है, अकेला अपराधी, वहां कौन होता है, संगठित ग्रुप होता है। 112 वाला पढ़ रहे हैं मन, 112 में तो आती है कंडीशन, पेटी ऑफेंस होते हैं, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले। भारतीय न्याय संहिता में एक महत्वपूर्ण नवाचार धारा 112 के तहत तुच्छ संगठित अपराध यानी छोटे संगठित अपराध, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की अवधारणा दी गई थी। धारा 304 और धारा 112 के बीच का अंतर समझना वकीलों और पुलिस अधिकारियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह सजा की मात्रा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। विधिक अंतर देखें दोनों में। अब सबको पढ़ाना है ना, वो पुलिस पढ़ने आ गई तो नहीं पढ़ाऊंगा। चलो अंतर देखें दोनों में, धारा 304 और 112 में, झपटमारी में और छोटे संगठित अपराधों में देखें अपन अंतर क्या होता। तो कॉलम बना लेना कारक, फिर सेकंड ऑप्शन में रखना धारा 304 झपटमारी, और अगली टेबल में बनाना धारा 112 तुच्छ संगठित अपराध में क्या क्या आएगा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं अपराधी की भूमिका की दृष्टि से दोनों में अंतर। तो झपटमारी में क्या होता है, अकेला अपराधी होता है, सिंगल, और छोटे संगठित अपराध में क्या होता है, समूह या ग्रुप के सदस्य होते हैं वो लोग। कृत्य की प्रकृति की दृष्टि से देखते हैं तो झपटमारी में क्या होता है, अचानक या बलपूर्वक किसी चीज को छीना जाता है। छोटे संगठित अपराध में क्या होता था, संगठित तरीके से चोरी की जाती होगी या तो, या संगठित तरीके से झपटमारी की जाती है, या संगठित तरीके से जालसाजी की जाती है। हो गया क्लियर। तो जब संगठित तरीके से झपटमारी की जा रही है तो वो छोटे संगठित अपराध होंगे, वहां एक की जगह ज्यादा व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं या सिंगल व्यक्ति कर रहा है।
अब सजा की दृष्टि से देखें दोनों में अंतर। झपटमारी में कितनी सजा है? 3 साल तक की। और छोटे संगठित अपराध में कितनी है? न्यूनतम 1 साल, अधिकतम 7 साल। दोनों में जुर्माना अनिवार्य। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पर्सनली बिना किसी संगठित समूह की सहायता के किसी का फोन छीनता है तो उस पर धारा 304 के तहत झपटमारी का मुकदमा चलाया जाएगा। हालांकि यदि जांच से पता चलता है कि वह ऐसे गिरोह का हिस्सा था, बाद में जाके काम तो अकेला किया, बाद में पता चला कि ये व्यक्ति क्या था, किसी गिरोह का हिस्सा था, तो शहर के विभिन्न हिस्सों में उसने सुनियोजित तरीके से चेन स्नेचिंग की घटनाएं कर रखी हैं उस गिरोह ने, तो उसे धारा 112 के तहत कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। ये झपटमारी अब कहाँ चली जाएगी? भला ही उसने क्या किया था, पहले अकेले ने किया था तो वहां एक वर्ड आया छोटे संगठित अपराध में एकल या एक से ज्यादा, लेकिन वहां क्या देखना है, किसी संगठन का सदस्य की नहीं है। नहीं तो तुम पता चले कि छोटे संगठित अपराध वाले में लड़ने लगो जाके कि नहीं साहब, संगठित अपराध के लिए तो गिरोह होना चाहिए, एक से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, और तुम कह रहे हो कि ऐसे कैसे लगा दी झपटमारी। ठीक है, जज साहब से शिकायत करे, एसपी साहब से शिकायत करे कि छोटी धारा लगा रहे हैं, तो भैया समझ लेना कि छोटे संगठित अपराध में भी क्या एकल व्यक्ति की बात की गई है, लेकिन पीछे से चेक किया जाएगा, जांच में बाद में आया कि नहीं भैया ये तो कोई एक गिरोह है और ये चेन स्नैचिंग की घटनाएं करता रहता है, तो झपटमारी वाली धारा को अपन उसमें वापस जाके छोटे संगठित अपराधों में बदल देंगे। हो गया क्लियर? धारा 112 के तहत कठोर दंड का सामना करना होगा। धारा 112 का उद्देश्य उन आपराधिक नेटवर्कों को नष्ट करना है जो स्ट्रीट अपराधों को उपयोग की तरह संचालित करते हैं, जो गलियों में अपराध घटित करते रहते हैं। झपटमारी और लूट में अंतर समझ लो आप। ठीक है, चोरी में तो से समझा दिया मैंने तुम्हें पहले अंतर, छोटे संगठित अपराध से समझा दिया, अब लूट से और समझा दूं, नहीं तो तुम्हारा दिमाग फिर कंफ्यूज होगा। अब तुम पूछोगे कि लूट है कि झपटमारी है, तो मैं तुम्हारे दिमाग की कोई भी टेंशन मैंने अपने ऊपर ले ली सारी, तो तुम्हें कोई टेंशन ना हो, मैं सारी चीजें खुद ही क्लियर कर देता हूँ। चलो अपन लूट से देखते हैं। झपटमारी धारा 304 और लूट धारा 309, लूट की डेफिनेशन कहाँ है? 309 में। के बीच की विधिक रेखा कभी कभी बहुत धुंधली हो सकती है, हाँ सेम लग सकती है, हालांकि दोनों के बीच स्पष्ट अंतर मौजूद है जो अदालतों द्वारा व्याख्यात किया गया है, जो कोर्ट ने निकाला इंटरप्रिटेशन से। अपन देखें क्या क्या अंतर है। बल की मात्रा, बल की मात्रा की दृष्टि से देखेंगे अपन लूट और झपटमारी में अंतर। झपटमारी में बल का उपयोग संपत्ति को जल्दी से छीनने के लिए किया जाता है, तो बल का उपयोग क्यों कर रहा है? शीघ्रता और अचानक किसी संपत्ति को छीनने के लिए। संपत्ति कैसी होनी चाहिए? जंगम संपत्ति। लूट में बल का उपयोग पीड़ित को बस में करने, पीड़ित को अपने बाबू ने पिस्टल तान ली, अब तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो लूट में क्या कर रहा है? सामने वाले को अपने बस में ले रहा है, उसे चोट पहुंचाने या उसके मन में तत्काल मृत्यु या गंभीर चोट का भय पैदा करने के लिए किया जाता है। तो लूट में पहले भय पैदा होगा, उसके बाद होगा बल का प्रयोग। या तो डायरेक्टली खेला ही हो गया, सीधा बल का प्रयोग हो गया, भय तो बात की बात है। आगे समझ में दोनों में अंतर। परिणाम की दृष्टि से देखेंगे अपन। यदि झपटमारी के दौरान अपराधी पीड़ित को जानबूझकर चोट पहुंचाता है, उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? केवल झपटमारी, सोने की चेन उसको छुड़ानी थी, लेकिन बाने दिमाग में ले ली कि चेन तो छुड़ा ही रहा हूं, कुछ इंजरी करते चला जाऊं, तो उसने अब डबल इंटेंशन ले लिया। चोरी के साथ साथ क्या इंटेंशन आ गया? सामने वाले को उपतिकारित करना, चोट पहुंचाना। जैसे चैन छीनते समय गले पर गहरा घाव होना, चैन आसानी से छीन लेता भैया, तो उसे कौन ने कही थी तू नाखून कुछ दे, ठीक है, वो कंडीशन। चैन तो प्यार से छिन जाती ना, अब आने कहीं नहीं वो अच्छी सी छीन लेता हूं, वो कंडीशन है। गले पर गहरा घाव होना, तो पुलिस इसे धारा 307 चोरी के दौरान उपतिकारित करने वाली धारा लग जाएगी। आगे जाके पढ़ेंगे 307 और रहेगी। अगर उपति हो गई सामने वाले को, ये नहीं चलेगी कि उपति वाली चीज नहीं आएगी, क्योंकि वहां तो बल प्रयोग की बात अकेली कर रहे हैं, उपति की बात तो कर ही नहीं रहे। तुमने क्या कर दी? सामने वाले को उपति और कर दी, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन क्या हो गया? उपतिकारित करने का भी हो चुका, क्योंकि तुमने क्या कर दी? जानबूझकर चोट पहुंचाई है। तो यह धारा 309 के तहत लूट के तहत भी दर्ज कर सकती है।
ठीक है, अब देखना कि दोनों चीजें इकट्ठी चल रही है कि कैसे चल रही है। कहीं उसने पहले जोर से नाखून गुच्चे हैं, तब तक तुम्हें लग गई तो तत्काल उपपत्ति कर दी, अब खींचिए चैन। तो बहुत धुंधली सी रेखा है कि कहाँ लूट हो जाएगी, कहाँ झपटमारी हो जाएगी, कहाँ चोरी करते समय उपपत्ति हो जाएगी। तो कानून को इतनी गहराई की नजरों से देखना पड़ेगा, नहीं तो तुम कहोगे अब तो कानून में गलत धारा बन गई है और सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आएगा, बाकी सब गलती गलत बन रखी है बीएनएस की, जो सुधारेगा सुप्रीम कोर्ट, और हमें समझ में नहीं आ रही तो गलत है। अपन कहते हैं ना, देखना इस पर कोई ना कोई जजमेंट आएगा, इसमें गलत धारा बना दी है, इसका इंटरप्रिटेशन प्रारंभ में नहीं हुआ। भैया अच्छे अच्छे विधि वेताओं नहीं लिखी है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं करेगा। इंटरप्रिटेशन तो आ रहा है जाके तुमको समझ में नहीं आ रही, उनको स्पष्ट करेगा घटना के साथ। तो लूट के मामलों में 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, आपको आजीवन कारावास तक की भी हो सकती है। अरे रुक जा, तुम्हारे अंतर बाद में बात करूंगा, पहले मुझे पढ़ लो तुम। न्यायिक दृष्टिकोण, एक केस बता रहा हूं, राजू बनाम कर्नाटक राज्य 2001, लिख लो इसे, राजू बनाम कर्नाटक राज्य 2001 का मामला है। जैसे मामलों में अदालतों ने स्पष्ट किया है कि यदि छीना झपटी के दौरान पीड़ित को शारीरिक क्षति होती है तो उसे केवल चोरी या झपटमारी नहीं माना जा सकता, बल्कि वे लूट की गंभीर श्रेणी में भी आ सकता है। राजू बनाम कर्नाटक राज्य, वो तो 2001 का मामला, अब तो उन्होंने धारा ही बना दी। ठीक है, ये सब ऐसे पेच आए होंगे कानून के साथ, कानून के सामने, जब कोर्टों के सामने, तभी तो जाके इसमें संशोधन किया। तो ये घटना कैसी आ रही थी घटित होके, जब कानून में संशोधन करने की आवश्यकता अपन को पड़ी। हो गया क्लियर? अब आधुनिक संदर्भ में समझ लो झपटमारी। पहले तो मोबाइल होते नहीं थे, मोबाइल आए अब, जिनने मोबाइल की बात भी कह दी। पहले तो सोने की चैन अकेली थी अपने पास, अब मोबाइल वाले हो गए, तो मोबाइल के चक्कर में भी बनानी पड़ी है। तो मोबाइल फोन और डेटा सुरक्षा, अब मोबाइल तो ले जाएगा, बाका दुख नहीं है, वहां में हमारा डेटा पड़ा था, वो भी जाएगा। तो धारा 304 के निर्माण में विधायिका ने मोबाइल फोन की बदलती भूमिका को विशेष ध्यान में रखा है। आज के समय में मोबाइल फोन केवल एक भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि वह एक व्यक्ति की डिजिटल पहचान है और वित्तीय संपदा का केंद्र भी है। आपकी पहचान, सारी आइडेंटिटी उसी में, उसमें कई सारे संवेदनशील डेटा हो सकते हैं अपने, जैसे मोबाइल फोन का पासवर्ड है, बैंकिंग एप्स डले थे, तुम्हारे व्यक्तिगत डेटा हो सकते हैं। तो मोबाइल झपटमारी से केवल उपकरण की हानि नहीं हो रही, बल्कि पीड़ित को के साथ वित्तीय धोखाधड़ी भी हो सकती है और उसकी प्राइवेसी के उल्लंघन का भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। मोबाइल झपट ले गया, उसमें फोटो वोटो थे अपने प्राइवेसी की, कुछ माना जाके फेसबुक को पटक दिए, कई सारी घटना घटित हो सकती हैं। महिला और बुजुर्गों की सुरक्षा, चैन स्नेचिंग की घटना अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर घटित होती हैं, मंदिरों पर, स्टेशनों पर हो जाती हैं, या वो कोई अरे संत पुरुष कोई भागवत करने आया, वहां होती है बहुत ज्यादा, महिला वहीं जाती है सबसे ज्यादा। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाती हैं, जिससे समाज के इन वर्गों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। धारा 304 का लक्ष्य इस विशिष्ट असुरक्षा को कम करना है। शहरी अपराध का पैटर्न देखें कि शहरों में कौन कौन से अपराध हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में मोटरसाइकिल सवार अपराधी अक्सर झपटमारी करके तेजी से निकल जाते हैं, पीछे से आते हैं मोटरसाइकिल से, 2 जने बैठ के, लेडीज आगे जा रही है, पर्स पकड़ा, निकल गए। फिल्मों में देखते हैं ना, वो चैन खींच लेगा एकदम से, वो पीछे से दिखाई नहीं, झटके से ले गए। धारा 304 ऐसे हिट एंड रन अपराधों को पकड़ने और सजा दिलाने के लिए सटीक कानूनी उपकरण प्रदान करती है। अब इसके ऊपर एविडेंस के लिए भी बना के लाया हूं, लेकिन रहने दो, तुम क्या करोगे इतना पढ़ के। ठीक है, कि कौन कौन से एविडेंस पुलिस को कलेक्ट करनी चाहिए और प्रैक्टिकली वकालत के समय अपन को किन किन चीजों को रखना चाहिए। चलो आज की क्लास अपन यही ऑफ करते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ना डिटेल से इसे।